इंडिया में अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करना है, चाहे आप कोचिंग बिजनेस करने वाले हो, चाहे आप ई कॉमर्स बिजनेस करने वाले हो या और भी किसी तरह का बिजनेस करने वाले हो इंडिया के अंदर, तो आपको अपना बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। और बिजनेस में रजिस्टर करने के लिए आपको इन 5 एंटिटी में से किसी एक में अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई या पार्टनरशिप फर्म हो गई, एलएलपी होगी, प्राइवेट लिमिटेड हो गई, ओपीसी होगी। इन 5 में से तुम्हारे को अपने बिजनेस को किस फॉर्म में रजिस्टर करना है इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे को पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं कैसे तुम्हारे को अपने बिजनेस को इंडिया में रजिस्टर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कॉस्ट आने वाली है, कहां पर अप्लाई करना है, कितने मेंबर्स की जरूरत होगी, कितने ओनर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको इन 5 में से कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी आपके बिजनेस के लिए, इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे को बिल्कुल फाइनल डिसाइड हो जाएगा। और सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है अपने बिजनेस को इंडिया में रजिस्टर करने के लिए। करंट अकाउंट चाहिएगा नहीं चाहिएगा, कैसे बनेगा, जीएसटी का क्या रहेगा, कितनी कॉस्ट आने वाली है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होने वाली है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन के साथ इन 5 एंटिटी में कि किसमें तुम्हारे को अपना बिजनेस रजिस्टर करना है इंडिया के अंदर। विशाली इस वीडियो में क्यों नहीं, तुम्हारे को इस वीडियो के एंड में बता दूंगा मैं। इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उनको पढ़ के इतनी सिंपल भाषा में लिखना और इस तरीके से कंपैरिजन करना काफी मेहनत का काम होता है। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका बिजनेस रजिस्टर है या नहीं। अगर रजिस्टर नहीं है तो वीडियो के एंड में कमेंट करना कि मैं इस एंटिटी में अपने बिजनेस को रजिस्टर करने वाला हूं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, एलएलपी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड हो गई या ओपीसी हो गई। ये सारी चीजें हम तुम्हारे को अब डिटेल में बताने वाले हैं। हम इंडिया में 5 तरीके से अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। इन 5 में से हमें एक को चूज करना पड़ेगा जो हमारे लिए बेस्ट है। सबसे पहली एंटिटी हो सकती है या तो तुम प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर कर लो, या पार्टनरशिप फर्म हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, या एलएलपी होगी। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या ओपीसी हो गई 1 पर्सन कंपनी। प्रोप्राइटरशिप फर्म वो होती है जिसमें बस तुम सिंगल बंदा है और उसने काम करना शुरू कर दिया, इसमें प्रॉफिट लॉस वगैरह सब आपका होने वाला है, इसमें पूरी की पूरी लायबिलिटी आपके पास होने वाली है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि 2 पर्सन है, उनके बीच में एक पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट हो गया कि हाँ इसका इतना परसेंट ये इस तरीके से ये मेरी कंपनी में मतलब मेरे फर्म में मेरे साथ रहने वाला, इतना परसेंट इसका प्रॉफिट शेयर होने वाला, ये मेरे फर्म में काम करने वाला, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली। इस तरीके से एक डीड बन जाती है। ये भी एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म है, इसमें भी हमारे को 2-3 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, वो इस वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं कंपैरिजन में। पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही होने वाली है, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो तुम्हारे को झेलना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पर पूरा एक कंपनी वाला स्ट्रक्चर काम करता है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं और यहाँ पर कितने कितने मेंबर्स या डायरेक्टर्स वगैरह होंगे हम नीचे आगे वीडियोस में बताने वाले हैं। उसके बाद 4th नंबर पे आने वाला है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर इससे ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, ये पार्टनरशिप फर्म की तरह ही होती है बट इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पर पार्टनरशिप वाले में वहां पर लायबिलिटी जो पार्टनरशिप वाले में थे उन दोनों के ऊपर कंप्लीटली होने वाली है, पर एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी में लायबिलिटी कम होती है, प्रॉफिट लॉस जो होने वाला है कंपनी के खाते में जाने वाला है। नंबर 5 पे आ जाती है हमारी ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। इसके नाम से तुम्हारे को पता चल रहा है कि मतलब यहाँ पर सिंगल डायरेक्टर होने वाला है। यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल एक ही बंदे के पास है, एक बंदे ने कंपनी बनाई, उसको अपना पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए अपनी कंपनी के ऊपर, तो वो ओपीसी में रजिस्टर कर सकता है। इसमें तुम्हारे को प्राइवेट लिमिटेड वाले कुछ फीचर्स भी मिल जाते हैं बट ये केवल एक लिमिटेड टर्नओवर तक ही काम करती है। अगर वो टर्नओवर एक्सीड हो जाता है तुम्हारे को प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट करना पड़ता है। अब बात करेंगे मेंबर्स की। हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कितने मेंबर्स की नीड होने वाली है। अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर करने वाले हैं तो केवल एक बंदा रजिस्टर कर सकता है, केवल एक बंदे से काम चल जाएगा। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की ओर जाते हैं तो हमारे को 2 बंदे चाहिएंगे। अगर हमारे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है जब भी 2 बंदे चाहिएंगे। अगर हमारे को एलएलपी बनानी है जब भी हमारे को 2 बंदे चाहिएंगे। अगर ओपीसी बनानी है तो एक बंदे से भी काम चल जाएगा। ओनरशिप, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी तो वहां एक ही होगा। ओनरशिप यहाँ पर पूरी की पूरी ओनरशिप वो सिंगल बंदे के पास होने वाली है जो प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करने वाला है। और यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर होंगे और यहाँ पर मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, 2 शेयर होल्डर हो सकते हैं, मैक्स 15 डायरेक्टर हो सकते हैं और 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अगर एलएलपी है एलएलपी में अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, इसमें कोई अपर कैप नहीं है। अगर ओपीसी है ओपीसी में एक डायरेक्टर और एक नॉमिनी डायरेक्टर, मतलब अगर कल को तुम्हारे को कुछ हो जाए तो वो सारा का सारा किसके पास जाने वाला है, तो वो नॉमिनी तुम्हारे को रखना पड़ता है। कहने के लिए एक ही बंदा है चाहिए इसका ओपीसी में रजिस्टर करने के लिए, बट तुम्हारे को एक नॉमिनी डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ अगर मेरे को कुछ होता है तो सारा इधर जाए, ठीक है। अब इन एंटिटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर करना है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, 2 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, तुम्हारे को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि अब इन एंटिटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमारे को। अगर तुम प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करने वाले हो तो इसमें तुम्हारे को कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
अपना धंधा बनाओ और काम करना शुरू कर दो। केवल तुम्हारे को 2 सर्टिफिकेट की जरूरत होने वाली है, तुम्हारे को वीडियो में आगे बताने वाला हूं मैं। अगर पार्टनरशिप फर्म में तुम रजिस्टर करने वाले हो तो हर स्टेट के अंदर रजिस्टर ऑफ फर्म के नाम से ऑफिस बना हुआ होता है, वहां जाके तुम इसको अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके ये अप्लाई हो जाएगा। इसमें तुम्हारे को पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी होती है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे अगर तुम बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम कर सकते हो, मतलब बिना ऑफिशियली रजिस्टर करे, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन करे भी तुम काम कर सकते हो। बस केवल तुम एक डीड बना लेना अपने पार्टनर के साथ कि अच्छा इतना इसका परसेंट है, इतना इसका परसेंट, जो भी वो डीड होने वाली है वो कंपलसरी है, बाकी ऐसा रजिस्ट्रेशन करना इसमें कंपलसरी नहीं है। उसके बाद चलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पर एमसीए की वेबसाइट है, वहां से जाके तुम इसको रजिस्टर कर सकते हो। और अगर हमारे को प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या ओपीसी में रजिस्ट्रेशन करना है तो हमारे को एमसीए की वेबसाइट से जाके अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ये वाली वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ से जाके हमारे को अप्लाई करना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी या ओपीसी के लिए। हमें अपने बिजनेस का नेम कैसे रखना है या उसकी जो हम नाम रखने वाले हैं उसके प्रोटेक्शन वगैरह मिलती है नहीं मिलती है। अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म में नाम रखने वाले हैं तो तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, बस वो नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने आरएन प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, नहीं, आरएन सिंपल तुम कोई भी फर्म का नाम रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड जोड़ दिया या एलएलपी जोड़ दिया, इस तरह से नहीं रख सकते हो, ये नहीं जोड़ेगा। अगर तुम्हारे को पार्टनरशिप फर्म में भी कुछ भी नाम रख सकते हो, बट अगर तुम्हारे को एलएलपी या ओपीसी या प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करना है, यहाँ पर अप्रूव जो नाम होंगे सारे के सारे एमसीए के द्वारा रजिस्टर किए जाएंगे और उन्हीं नाम के अंदर तुम अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि तुम अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रख दो, ये ऑलरेडी ट्रेडमार्क नाम है, इसको नहीं तुम रख सकते हो। दूसरा तुम कुछ भी चूज कर सकते हो जो ट्रेडमार्क नहीं है। जो भी तुम नाम रखने वाले हो एमसीए के द्वारा ही अप्रूव किए जाएंगे, अगर वो कहीं भी ट्रेडमार्क के अंदर आए तो वो डिसअप्रूव हो जाएगा, फिर से तुम्हारे को दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा एमसीए के द्वारा। ऑलरेडी मेरे ख्याल 17 से 18 लाख बिजनेस रजिस्टर है इंडिया के अंदर। तुम्हारे को मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तुमने अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर कर लिया RNUV प्राइवेट लिमिटेड, ये तुम्हारे बिजनेस का नाम हो गया जिससे तुमने ऑफिशियली रजिस्टर करा है। बस तुम ब्रांड नेम कुछ अलग भी रख सकते हो, जैसे कि तुम अपने ब्रांड नेम का नाम या रख दो ज़ेंजी फंडा ही रख दो कि ज़ेंजी फंडा नाम से मैं बिजनेस करने वाला हूँ, और ये जो तुम्हारा नाम था RNSV प्राइवेट लिमिटेड, ये तुम्हारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बट तुम बिजनेस किसी और नाम से भी कर सकते हो। अब अगर हम बात करें लायबिलिटी की, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप फर्म हो, प्रॉफिट लॉस कंप्लीटली तुम्हारा होने वाला है। अगर नुकसान होता है वो भी तुम्हारा होगा, कंप्लीटली जिम्मेदारी तुम्हारी होने वाली है। अगर नुकसान हुआ, तुमने बैंक से लोन वगैरह ले रखा था, तो तुम्हारे एसेट वगैरह बेच के वो लोन का भुगतान किया जाएगा। बट अगर तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी या ओपीसी है तो तुम्हारी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितना परसेंट तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास उतनी लायबिलिटी होने वाली है। तुम्हारी सेपरेट जो भी तुम्हारे अलग है, मतलब तुम्हारे पर्सनल एसेट सारे अलग होने वाले, जो कंपनी के एसेट है वो सारे अलग होने वाले। ऐसा नहीं कि कल को नुकसान होता है कि तुम्हारे एसेट बैंक छीन के ले जाएगा, नहीं, इसमें बस यही फायदा होता है कि सारे के सारे एसेट अलग रहते हैं, कंपनी के सारे एसेट अलग और तुम्हारे एसेट अलग। तुम भी कंपनी से एज अ सैलरी लेते हो, तुम्हारी इनकम सारी अलग होती है, कंपनी की इनकम सारी अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी ओपीसी हो गई या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई, यहाँ पर तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। बट अगर फर्म में रजिस्टर है तुम्हारी कंप्लीटली लायबिलिटी है। अगर कल को प्रॉफिट लॉस कुछ भी होने वाला है वो कंप्लीटली तुम्हारा है। उसके बाद अगर बात करें क्रेडिबिलिटी की, यहाँ पर फर्म में रजिस्टर करोगे तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी लो होने वाली है। अगर तुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी काफी हाई होने वाली है। किसी को तुम एकदम से बताओगे आप मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऑब्वियसली हाई होगी। इसी तरीके से अगर एलएलपी में करोगे, ओपीसी में करोगे तो वहां भी हाई होने वाली है। पब्लिक सर्च, मतलब अगर तुमने प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर कर रखा है तो सामने से कोई अननोन बंदा आके तुम्हारे बिजनेस के बारे में एकदम से जानकारी नहीं ले सकता है। बट अगर तुमने प्राइवेट लिमिटेड फर्म या एलएलपी या ओपीसी में रजिस्टर कर रखा है तो कोई भी बंदा आके तुम्हारी कंपनी के बारे में डिटेल निकाल सकता है, तो यहाँ से ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी भी हाई रहती है। फंडिंग, अगर जैसे तुमने फर्म वगैरह में रजिस्टर कर रखा है, प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, तुम बैंक से लोन वगैरह ले सकते हो, अपने पेरेंट फ्रेंड वगैरह से भी लोन वगैरह ले सकते हो। अगर तुमने प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या ओपीसी में रजिस्टर कर रखा है तो तुम एंजल इन्वेस्टर, वीसीज से भी लोन वगैरह ले सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड से भी तुम लोन वगैरह ले सकते हो पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में नहीं ले सकते हो पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। सर्टिफिकेट, प्रोप्राइटरशिप फर्म में तुम्हारा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, पार्टनरशिप फर्म में मिलता है, एलएलपी में भी मिलता है, ओपीसी में भी मिलता है और प्राइवेट लिमिटेड में भी मिलता है। पैन कार्ड, यहाँ पर जो तुम्हारा पर्सनल पैन कार्ड है वही तुम्हारा फर्म का होने वाला है प्रोप्राइटरशिप फर्म में, क्योंकि वो एक तरीके से तुम्हारी ही है, मतलब सिंगल है ना, तो वो तुम्हारी है, तो वहां पर तुम्हारा ही पैन कार्ड काउंट होगा प्रोप्राइटरशिप फर्म में। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पर सेपरेट पैन कार्ड होता है, प्राइवेट लिमिटेड में भी सेपरेट पैन कार्ड होता है, एलएलपी और ओपीसी में भी सेपरेट पैन कार्ड होता है। पोस्टिंग फी, मतलब यहाँ पर इस एंटिटी में रजिस्टर करने के लिए कितना खर्चा आने वाला है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में लगभग 1000 से 1500 रुपये, वो भी जो भी दो तुम्हारे को डॉक्यूमेंट की नीड होने वाली है जिसमें तुम्हारे को अप्लाई करना है, वो भी उसमें खर्चा जो भी आने वाला है यही होने वाला है, 1000-1500 रुपये।
अगर पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर करने वाले हो 2 से 5,000 रुपए। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने वाले हो तो 8 से 10,000, ये ज़्यादा भी जा सकता है, 15,000 तक भी जा सकता है। LLP है तो 6 से 8 या 10-12,000 तक भी जा सकता है। OPC 7 से 10-12,000 तक जा सकता है। टैक्स रेट क्या होने वाला है प्रोप्राइटरशिप फर्म में, मतलब इंडिविजुअल, मतलब जो कि नॉर्मली लगते हैं ना टैक्स स्लैब, वही तुम्हारे इस प्रोप्राइटरशिप फर्म में लगने वाले हैं, सेम टैक्स स्लैब लगने वाला है। अगर 5 लाख तक का प्रॉफिट है तो नो टैक्स होगा, उसके बाद जो स्लैब डिफाइन हुई भी होंगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा टैक्स लगने वाला है प्रोप्राइटरशिप फर्म में। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो तुम्हारा फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। अगर तुमने 1 लाख का प्रॉफिट करा है तो उस पर 30% का पूरा फ्लैट टैक्स लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पर 25 से 30%, अगर कोई छोटा बिजनेस है तो 25%, अगर बड़ा है तो 30% फ्लैट है प्रॉफिट के ऊपर, है ना। इसी तरीके से LLP हो गया, OPC में भी 25 से 30% रहने वाला है। GST रेट कितना लगने वाला है, सारे के सारे सेम रहने वाले हैं, चाहे तुम किसी में भी रजिस्टर करो, सेम बिल्कुल सेम लगेंगे। जो इसमें लगता था 5% वही 5% उसमें लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कम लगेगा उसमें ज्यादा, नहीं, सेम लगने वाले, सेम सारे GST रेट सेम लगने वाले। अब प्रोसीजर क्या होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन के लिए तुम्हारे को अप्लाई करना है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन करना है तो तुम GST नंबर ले लो और GST नंबर की मदद से तुम अपना करंट अकाउंट खुलवा लो, बस तुम्हारी फर्म स्टार्ट हो चुकी है, अपना काम करो, है ना। GST में तुमने क्या करा, अपना फर्म का नाम वगैरह जो भी तुम्हारे को रखना था वो रखा, अपना ब्रांड नेम, मतलब कि तुमने अपना जो फर्म बनाई वो कुछ भी RS NV UV करके फर्म का नाम रख लिया, कुछ भी जैसे ये लिख लिया RS UV AI इनोवेशन, और अपना उस ब्रांड के नीचे तुम उसके मतलब उस फर्म के अंदर तुम अपना ब्रांड चला रहे हो, किस नाम से, जेनजी फंडा नाम से, तो तुम ऐसे कर सकते हो। ये तुम्हारा फर्म का नाम हो गया RS UV AI इनोवेशन और तुम्हारे ब्रांड का नाम हो गया जेनजी फंडा। अब जो तुम्हारा करंट अकाउंट खुलेगा RS UV AI इनोवेशन के नाम से खुलेगा, तो तुम्हारे को 2 चीज चाहिए यहाँ पर, GST बनवा लो पहले, GST बनवाने के बाद बैंक में जाओ, बैंक वाला तुम्हारे को करंट अकाउंट खोल के दे देगा। उसके बाद अगर हम चलें पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में तुम्हारे को पहले तो डीड बनवानी पड़ेगी, उसके बाद पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद करंट अकाउंट और उसके बाद GST। उसके बाद चले अगर प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करना है तो तुम्हारे को DSC DIN बनवाना पड़ेगा, नेम अप्रूवल करवाना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से तुम्हारा नाम ट्रेडमार्क हो जाएगा। उसके बाद MOA AOA बनवाना पड़ेगा, अप्लाई मतलब MCA की वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे को सर्टिफिकेट और पैन कार्ड बन जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे को करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर तुम्हारा GST। इसी तरीके से अगर तुम LLP में रजिस्टर करने वाले हो तो तुम्हारे को LLP का एग्रीमेंट चाहिएगा, मतलब पार्टनरशिप, जो भी तुम्हारे पार्टनर होने वाले हैं वो एग्रीमेंट, है ना। इसी तरीके से OPC में भी सेम होने वाला है, और रजिस्ट्रेशन टाइम यहाँ पर 7 से 9 दिन लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकता है, अलग अलग केस है ना। अब इनमें से कौन कौन सी एंटिटी तुम खुद से बना सकते हो। अगर तुम प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना चाहो तो खुद से बना सकते हो, पार्टनरशिप फर्म भी तुम खुद से बना सकते हो, बट अगर प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं, इसको तुम खुद से नहीं बना सकते। LLP और OPC को भी तुम खुद से अब नहीं बना सकते हो, इसके लिए तुम्हारे को CA वगैरह की हेल्प चाहिएगी। इसमें एनुअल कंप्लायंसेस की बात करूं तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म में तुम्हारे को ओनली इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी जैसे नॉर्मल बंदा करता है। पार्टनरशिप फर्म में भी सेम चीज होने वाली है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है LLP OPC में तुम्हारे को IT की फाइलिंग तो करनी पड़ती है, बैलेंस शीट वगैरह भी मेंटेन करनी पड़ती है, और ये MCA की फाइलिंग भी होती है अलग से। काफी सारी चीजें यहाँ पर होती हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो तुम्हारे को अपना CA बता देगा खुद से, अगर तुम प्राइवेट लिमिटेड या LLP OPC में रजिस्टर करने वाले हो। एनुअल कॉस्ट कितने आने वाली है, अगर तुम फर्म में रजिस्टर करते हो तो लगभग प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर करते हो तो 3 से 6 हज़ार की एनुअल कॉस्ट आने वाली है। पार्टनरशिप फर्म में 5 से 8 हज़ार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 17 से 25 हज़ार, और ये सबके लिए सेम नहीं होने वाली है, किसी के लिए ज्यादा होगी, किसी के लिए कम होगी। ये तुम्हारे टोटली टर्नओवर पे डिपेंड करेगा, चाहे फर्म हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टोटली तुम्हारे टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। ये कॉस्ट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मोस्टली केसेस में ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। LLP है, LLP में 10 से 17 हज़ार की एनुअल कॉस्ट, OPC में भी 10 से 17 हज़ार की, और बाकी सारा चीज डिपेंड करेगी तुम्हारे टर्नओवर पे। अब बात करें कि हमारा अगर बिजनेस नहीं चलता है तो इसमें क्लोजिंग वगैरह कितनी आसान है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म में तुमने रजिस्टर कर रखा है तो क्लोजिंग बहुत ज्यादा इजी है, पार्टनरशिप फर्म में भी क्लोजिंग बहुत ज्यादा इजी है। प्राइवेट लिमिटेड या LLP या OPC में हमारे को स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, अगर हमारा अगर बिजनेस नहीं चलता है तो स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू हम उसको बंद करवा सकते हैं। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म किस किस के लिए सुटेबल रह सकती है, अगर तुम कम कैपिटल में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सही है, टैक्स रेट वगैरह कम रहती है, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है, मतलब क्लोजिंग वगैरह भी आसान है, अगर बिजनेस नहीं चलता है तो काफी सही रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर एनुअल कॉस्ट वगैरह काफी यहाँ पर एनुअल कॉस्ट वगैरह भी काफी कम रहता है, मेंटेन करना काफी सही है, मतलब काफी कम खर्चा आता है, कम खर्चे में तुम अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम कोई चीज की टेस्टिंग कर रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा तो तुम इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लूँ तो अगर तुम रिटेल बिजनेस करने वाले हो, या होम बेस्ड बिजनेस करने वाले हो, सर्विस बिजनेस करने वाले हो, या फ्रीलांसिंग बिजनेस, क्लिनिक हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, कोचिंग क्लासेस वगैरह करने वाले हो,
तो तुम इस प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर कर सकते हो। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं कि ये किसके लिए सुटेबल रहेगा, जो प्रोप्राइटर वाले तो वो तो कर ही सकते हैं, सेम चीजें अप्लाई होती है इसमें, बट यहाँ पर एक डीड एग्रीमेंट मतलब 2 ही पार्टनर की जरूरत होती है, वो चीज हो गई। अगर तुम्हारे को तुम्हारा विजन बड़ा है, स्टार्टअप वगैरह तुम्हारे को बनाना है, तो तुम्हारे को मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में मत जाना, डायरेक्टली पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर करना। इसको शिफ्ट करना काफी ईजी हो जाता है प्राइवेट लिमिटेड या बाकी किसी भी एंटिटी के अंदर, और तुम्हारे को काफी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं गवर्नमेंट की साइड से, क्योंकि अगर तुम्हारे को गवर्नमेंट की साइड से बेनिफिट चाहिए स्टार्टअप स्कीम के अंदर, तो तुम अगर तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है जब भी तुम अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। प्राइवेट लिमिटेड वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर तुम्हारे को गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट लेना है स्टार्टअप वाली स्कीम्स के अंदर, तो तुम्हारे को कम से कम पार्टनरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म वाले स्टार्टअप स्कीम्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये एक बड़ा अंतर है इसमें। जैसे अगर कोई किसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करना है, तो वो किसके लिए सुटेबल रह सकता है कि जिसका टर्नओवर काफी ज्यादा होने वाला है, जिसको एक्सटर्नल फंडिंग वगैरह रेज करनी है, तो वो उनके लिए बेस्ट रहती है। जैसे जिसका रिस्क वगैरह ज्यादा है बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो वो प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ, अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर कर सकता है, या किसी को ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है बड़े लेवल पे, तो वो प्राइवेट लिमिटेड में स्टार्ट कर सकता है। और आगे चलकर उसको फंडिंग वगैरह भी रेज करनी है, तो डेफिनेटली प्राइवेट लिमिटेड में उसको रजिस्टर करना चाहिए। अब एलएलपी किन किन के लिए सुटेबल रहता है, जैसे स्टार्टअप हो गए, ट्रेडर हो गए, स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस हो गए, जिनको बाहरी मतलब ज्यादा एक्सटर्नल फंडिंग की नीड नहीं है, तो वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। या जैसे लोन वाली कंपनीज हो गई, तो वो एलएलपी वगैरह में भी रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे सीए वगैरह हो गए, या लो फर्म्स हो गए, मैनेजमेंट फर्म्स हो गई, आईटी कंपनीज हो गई, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हो गई, वो एलएलपी वगैरह में रजिस्टर कर सकती है। अब ओबीसी किसके लिए सुटेबल है, जिसको पूरा 100% कंट्रोल चाहिए और लायबिलिटी भी लिमिटेड है, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गए, रिटेल स्टोर हो गई, या फ्रेंचाइजीज वगैरह हो गई, वो ओबीसी में रजिस्टर कर सकती है। बट ओबीसी में एक कंडीशन है, तुम एक पर्टिकुलर टर्नओवर तक ही ओबीसी में रजिस्टर रह सकते हो। अगर तुम्हारा वो टर्नओवर एक्सीड करता है लगातार 3 साल तक, तो तुम्हारे को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एट द एंड तुम किसी भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी ओबीसी में रजिस्टर करो, एट द एंड घूम फिर के तुम्हारे को प्राइवेट लिमिटेड में आना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जितना भी देखा है, ज्यादातर कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर होती है। जब वो एक लेवल तक पहुंच जाती है, वो अपनी कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट कर देती है। जैसे किसी को MVP टेस्ट करना है, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, मतलब कि तुमने कोई स्टार्टअप करा है और तुम अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर दो कि तुम्हारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, तो तुम पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर कर लो। अगर वो चल जाता है तो तुम उसको वापस से किस में शिफ्ट कर दो, प्राइवेट लिमिटेड में, जिससे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो काफी सारी चीजें फायदा हो जाता है। सामने वाला बंदा जब तुम्हारे से आके डील करेगा तो काफी फायदा मिलता है। सबसे मेन चीज बिजनेस में ट्रस्ट ही होता है, और वो ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे ज्यादा आता है। ट्रस्ट फैक्टर या क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो इन 5 एंटिटी में से तुम किसी में भी अपना बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो, चाहे तुम स्टार्टअप करने वाले हो, चाहे ई कॉमर्स बिजनेस करने वाले हो, कोचिंग बिजनेस करने वाले हो, कोई भी तुम्हारे तरह का बिजनेस होने वाला है, तो तुम्हारे को इन 5 में से किसी एक में रजिस्टर करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे को डेफिनेटली पता चल गया होगा कि तुम्हारे को किस एंटिटी में अपना बिजनेस को रजिस्टर करना है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में हमारा कम खर्च आता है, पार्टनरशिप फर्म में उससे ज्यादा, प्राइवेट लिमिटेड में हमारे एनुअल कंप्लायंसेस वगैरह काफी ज्यादा हो जाते हैं, उसमें हमारा खर्चा भी एनुअल को काफी ज्यादा आती है। अगर कोई इनिशियल स्टेज में, तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कर सकता है, केवल जीएसटी नंबर बनवाए और करंट अकाउंट खुलवाए और वहां से स्टार्ट कर दे। बट धीरे धीरे जैसे हमारा बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल या एक लिमिट तक चला जाएगा, तो हमारे को बाद में प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर हमारे को क्रेडिबिलिटी है या हाई ट्रस्ट फैक्टर चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी भी कोई डाउट आएगा तो नीचे कमेंट करके बता देना, कि कोई भी डाउट हो छोटे छोटा, मैं सारी कमेंट्स पढ़ूंगा। और विशाली इस वीडियो में क्यों नहीं आई है, विशाली के एग्जाम चल रहे हैं और उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो विशाली इस वीडियो में नहीं आई है। वो अपना एग्जाम्स की तैयारी करने में लगी हुई है, इसलिए मैंने ये वीडियो खुद से बना दी। और इस तरीके की वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा रिसर्च लगती है। बाकी अगर तुम्हारे को कोई भी दिक्कत हो ना, तो अपने सीए से कंसल्ट करो, सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। क्योंकि ये सारी चीजें एट द एंड तुम्हारे को सीए को ही से ही करवानी पड़ेंगी, ज्यादा सही है, क्योंकि नहीं तो एक ही चीज तुम्हारे को मल्टीपल टाइम करनी पड़ जाती है। अगली वीडियो ब्रांडिंग के ऊपर होने वाली है, कि हमारे को अपने बिजनेस का नाम वगैरह कैसे रखना है, कि लोगो वगैरह कैसे बनाना है, सारी चीजें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी वेबसाइट की वीडियो आने वाली है, हम टोटल की वेबसाइट A to Z कैसे बनानी है, वर्डप्रेस के ऊपर या शॉपिफाई के ऊपर डिटेल में बताने वाले हैं। तो फटाफट से अपना प्रोडक्ट जो तुमने रेडी कर रखा है ना, उसको बेचने के लिए रेडी हो जाओ। 45 दिन का टाइम था, 45 दिन के अंदर वो चीज़ होके रहेगी।